नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। आज हमारा है उसका लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उदारीकरण शुरू करवा दिया था, परंतु उसके कुछ पॉइंट्स या कुछ पहलू ही हम लोग कंप्लीट कर पाए थे। जो उसके बाकी हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारी पूरी चर्चा होगी कर व्यवस्था में सुधार। कर व्यवस्था या टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। किस किस प्रकार से इनकम पर या आय पे कर लगता है वो भी जानेंगे। फिर बात करेंगे विदेशी विनिमय सुधारों की और फिर बात करेंगे व्यापार और निवेश नीति सुधारों की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कर व्यवस्था में सुधार। कर व्यवस्था में सुधार, कर मतलब टैक्स जिसको कहा जाता है। और सबसे पहले अगर हम लोग यही जानना चाहें कि सर कर होता क्या है, टैक्स होता क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग 9th क्लास से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई होंगी। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अपन अब भी इस साल में पूरा जो है बेसिक जितना भी वो पूरा क्लियर कर ले और नेक्स्ट सेशन में हमारे सामने कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो कर या टैक्स किसको कहते हैं वो जानिए। देखिए, टैक्स या कर जो कहा जाता है, टैक्स एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं अनिवार्य भुगतान है। वहां पर आपसे पूछा नहीं है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अनिवार्य भुगतान है, वो आपको सरकार को देना ही देना है। अनिवार्य भुगतान है जो किसको करना होगा, सरकार को। ऐसा अमाउंट जो कि आपको अनिवार्य है सरकार को देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर या टैक्स कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे टैक्स के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। टैक्स का जो सिस्टम है वो सरकार तय करती है कि कितनी आय कमाने वालों पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना प्रॉफिट कमाने वालों पे कितना टैक्स लगाना चाहिए। ये सब कुछ जो तय करने का काम है वो सरकार का काम है। अब जब सरकार तय कर रही है, 1947 से भारत की सरकारें तय करती हुई आ रही है कि कौन से वर्ग पे कितना टैक्स होगा। अब 1947 से 1991 तक अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी नीतियां कहीं ना कहीं विफल नीतियां मानी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन विफल नीतियों में एक कारण टैक्स भी रहा होगा। ऑफकोर्स की बात है, जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं और उसमें हम टैक्स को छोड़ दें तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी अर्थशास्त्र अधूरी रह जाती है। तो इन 1947 से 91 के बीच में अगर हमारी नीतियां विफल हुई तो उसमें एक मुख्य कारण जो रहा होगा वो टैक्स या कर व्यवस्था भी रही होगी। आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि कर व्यवस्था में कौन कौन से सुधार करे गए। 1991 में 1991 में आकर के कर व्यवस्था में कौन कौन से सुधार करे गए वो हम लोगों को जानने। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। देखिए, राजकोषीय नीतियां इसको समझिए पहले क्या है राजकोषीय नीतियां, या इनको हम लोग इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं बेटा, फिस्कल पॉलिसीज। राजकोषीय नीतियां, देखिए राजकोष आपने वो सुना पहले उसके समय में राजा महाराजाओं का कि भाई राजकोष है, ठीक है, वहां से पैसे निकाल करके दे दो। मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से सरकार का जो फंड जिसमें से सरकार का पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीतियां कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, कराधान। कराधान का मतलब क्या है कि जो ऐसा धन जो आप कर से उत्पन्न करते हो वो कराधान है। और यहां पे एक मतलब आप और ले सकते हैं, सरकार कर जो लगाएगी, इंप्लीमेंट, ठीक है, सरकार जो कर को लागू करती है उसकी भी बात है कि सरकार किस प्रकार से कर लगा रही, कितनी इनकम पर सरकार कितना कर लगा रही, कितना टैक्स सरकार को जनता दे रही है, ये सारी बातें। कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियां, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1947 से 91 तक भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्च करा है वो सार्वजनिक करा है। ठीक है, किसी को छात्रवृत्तियां बांटी हैं, कहीं पर हॉस्पिटलें बनवाई हैं, उद्योग सरकार ने लगाए। तो ये सार्वजनिक जो व्यय नीतियां हैं इनमें, तो इन सामूहिक रूप से हम इनको क्या कहते हैं, राजकोषीय नीतियां कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जब सुधार की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कराधान, कर लगाने का जो विधि है उस विधि में थोड़ा परिवर्तन करना। मतलब हो सकता है सरकार पहले बहुत ज्यादा टैक्स ले रही हो, अब कम कर दिया हो, या पहले सरकारें कम ले रही हो अब ज्यादा कर दिया हो। ठीक है, इस प्रकार का कराधान लगाना। और सार्वजनिक व्यय नीतियों में क्या बदलाव है वो हमें इसको जानना। अब एक बार आप यहाँ पे पूरा टैक्स सिस्टम को समझ लीजिए। यह अपना खुला मैदान है। खुला मैदान का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई किताब का ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान होगा। ठीक है, देखिए कर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में कर होता क्या, ये मैंने आपको बता दिया कर क्या होता है। कर दो प्रकार के होंगे, अब भी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। यहां अगर आप अभी मुझसे समझ लेंगे तो आगे आपको किताब में समझने में दिक्कत नहीं आएगी।
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और दोनों को मैं आपको बहुत आसानी से बहुत प्रेम पूर्वक समझा दूंगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, आपको डायरेक्टली सरकार को पे करना है। मतलब क्या है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति मैं हूं, ठीक है, ये टैक्स पेयर है, टीपी टैक्स देने वाला है, और ये सरकार है। मैं डायरेक्ट सरकार को दे रहा हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मतलब मैं डायरेक्ट, मेरे और सरकार के बीच में कोई भी नहीं, मेरे और सरकार के बीच में कोई भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये कहां पे लगाया जाता है, ये आयकर पर लगाया जाता है, आय इनकम पे लगने वाला कर जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहा जाता है। मैंने साल के 10 लाख रुपए कमाए, सरकार ने मुझसे 1 लाख रुपए टैक्स लिया, मेरा 1 लाख रुपए डायरेक्ट सरकार के पास चला गया, 9 लाख मेरे हाथ में आ गया, तो मुझे पता चल गया सरकार के पास चला गया, वो डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर को पता लगाने का एक तरीका और ये भी होता है कि भुगतान करने वाले पर ही उसका बोझ आता है, भुगतान करने वाले पर ही उसका बोझ आता है। जैसे कि क्या हुआ, मैंने 10 लाख रुपए कमाए और 1 लाख रुपए जब मेरा कट गया, 10 लाख मैंने कमाए और 1 लाख रुपए जब मेरा कट गया, तो मुझे पता चल गया ना, गए भी 1 लाख रुपए, मतलब उसका बोझ बर्डन किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर, कि 1 लाख रुपए गए। ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष की तरफ आते हैं कि भैया टैक्स पेयर और कोई, वो टैक्स किसको पे कर रहा है, सरकार को पे कर रहा है, वो सरकार को पे कर रहा है। परंतु ये जो है ना, यहां पे टैक्स पेयर और सरकार के बीच में कोई व्यक्ति है जो कि या तो इसको पे कर रहा है या इनको पे करता है, फिर ये लोग इसको पे करते हैं। मतलब यहां पे डायरेक्ट नहीं हो रहा। ये बताओ, आप लोगों ने वो शायद कपिल शर्मा के शो में या कहीं पे वो एक कहानी सुनी हो कि, ठीक है, पहले आंखों ने देखा फल को, ठीक है, और फिर मन में इच्छा जगी, ठीक है, फिर वो फल को तोड़ा, फिर पता चला जो वहाँ का बागवान का जो मालिक था उसको पता चला, उसने मारा पीठ पर, दर्द हुआ पीठ को, आंखों में से आंसू निकले। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली ऐसा नहीं आंख ने देखा और आंखें रोने लग गई, नहीं, बहुत लंबी घूम फिर करके फिर से वो दुख जो है कहां से प्रकट हुआ, आंखों से हुआ, मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अब इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं बच्चों, इसमें जो टैक्स लगाया जाता है वो वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाएगा, वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उसने रिमोट बनाया, एक रिमोट को बनाने में जो टोटल लागत आई है वो मान लेते हैं 30 रुपए की आई है। सरकार इस पे 5 रुपए टैक्स ले रही है, 5 रुपए अपना प्रॉफिट मालिक ने जोड़ लिया, कितने हो गए, 40 हो गए। और ये रिमोट हम तक पहुंचते और प्रॉफिट एड करते करते कितने का हो गया, 50 रुपए का हो गया। एक रिमोट की कीमत कितनी हुई, 50 रुपए हुई। अब क्या हुआ, जब यहां पर इस 50 रुपए में टैक्स मिला हुआ है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, बोल दिया, हाँ 5 रुपए टैक्स मिला हुआ है, 5 रुपए उसमें टैक्स मिला हुआ है, 100% श्योर हो। अब ये जो 40 रुपए है, ये 40 रुपए में ये जो मेन मालिक है उसने अलग अलग लोगों को क्या करा, रिमोट्स बेच दिए। भाई जैसे अब मेन जो कंपनी होती है उससे तो हम डायरेक्ट खरीद के नहीं लाते, वो जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं उनको बेचता है, फिर वो होलसेलर छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है। और फिर अब यहां पर इसने जब 40 रुपए में इसको बेचा, होलसेलर को बेचा, तो उसमें टैक्स मिला हुआ था। फिर इस होलसेलर ने मान लो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको 45 रुपए में बेचा, उसमें टैक्स मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था। अब इस दुकानदार ने अपन को 50 में बेचा भैया, तो ये बताओ इसमें टैक्स मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, मिला हुआ था। तो अब एक बात बताओ, सरकार को किसने भरा, कंपनी ने भरा। सरकार को टैक्स किसने दिया है, कंपनी ने दिया है। कंपनी को किसने दिया है, बड़े होलसेलरों ने दिया है। बड़े होलसेलरों को किसने दिया है, छोटे दुकानदारों ने दिया है। और छोटे दुकानदारों को किसने दिया है, हम लोगों ने दिया है। मतलब हमारा पैसा है जो कि सरकार के पास टैक्स के रूप में जा रहा है, परंतु ये लंबी चौड़ी घूम फिर करके एक साइकिल की तरह घूमता जाता फिर सरकार के पास पहुंच रहा है। सरकार को दिया किसी और ने, दिया किसने, कंपनी ने, और पर उसका बोझ किसके ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है। कटौती तो हम में से हो रही है ना भैया, ये तो हमसे ले रहे ना। इसने तो 40 रुपए जोड़ के बता दिया 5 रुपए टैक्स का। इसीलिए अगर आप 5 रुपए का पेन भी लेते हैं ना, उस पर भी लिखा हुआ आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं भरता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सरकार हमारे से टैक्स लेती है और गरीबों में पैसा बांट रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अरे भैया, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं भरता हो। चाहे आप एक नमक की थैली खरीद रहे हैं तो भी आप सरकार को टैक्स तो आप दे रहे हैं। वस्तु और सेवा जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आप सरकार को टैक्स प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष करोगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब यहां पर क्या था, सरकार को दिया किसने, इन्होंने दिया, परंतु इनको किसने दिया, अपन लोगों ने दिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते अपन कंज्यूमर, उपभोक्ता, ये
कंपनी का मालिक, ठीक है, और ये सरकार। इन्होंने इसको दिया, कंज्यूमर ने मालिकों को, और मालिकों ने किसको दिया? सरकार को दिया। मतलब कंज्यूमर और सरकार के बीच में कौन आ गया? मालिक आ गए, ठीक है। इसको अपन एक छोटा सा और भी आसान सा उदाहरण समझते हैं, ठीक है। अपन और भी एक आसान सा उदाहरण से इसको और समझते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी अपन लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिचौलिया कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई बिचौलिया नहीं, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं, तो डायरेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक बिचौलिया आ गया, ये बीच में आ गया, मालिक बीच में आ गया, और सरकार से हमारे थोड़ी सी दूरी हो गई, तो ये बिचौलिया हो गया। जब यहाँ पर कोई भी बिचौलिया ना हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा, वो डायरेक्ट कहलाता है। और जब बीच में कहीं कोई बिचौलिया आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आपको बता दिए। प्रत्यक्ष कर इनकम पे लगता है, आय पे लगता है, और अप्रत्यक्ष कर किस पे लगता है? वस्तु एवं सेवाओं पे लगता है, वस्तु एवं सेवा, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ओके, यहां तक कि हमारे क्लियर। अब एक बात और बताता हूं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सबसे ज्यादा मजेदार आएगी आपको। जो इनकम पे टैक्स लगाया जाता है वो 3-4 प्रकार का होता है। जो आय पे टैक्स लगाया जाता है वो 3-4 प्रकार का होता है। पहला टैक्स, एक टैक्स इस प्रकार का है जिसको इंग्लिश में प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। आपको ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, बेसिक इसकी जो बात है वो समझ लीजिए। उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। क्या टैक्स कहा जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रगतिशील कर। क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर का अर्थ यह हो गया कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप पे टैक्स जो है, कर है, वो भी बढ़ जाए। मैं कल 10 लाख कमा रहा था पिछले साल में, तो मेरा टैक्स 1 लाख रुपए था, पर अब मैं साल के 20 लाख कमा रहा हूं तो मेरा टैक्स ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका इनकम का परसेंटेज बढ़ा है तो आप पे कर भी, टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे कि भारत में 2.5 लाख रुपए तक कमाने वाले पे कोई टैक्स नहीं लगता, फिर 5 लाख तक आप कमा रहे हैं, 2.5 से 5 के बीच में कमा रहे हैं तो 5 लाख तक का टैक्स लगेगा, फिर 5 से 7.5, 10 तक अलग अलग है, फिर ये टैक्स लगता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ज्यादातर देशों में ये प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगाया जाता है। फिर दूसरा होता है अपना आनुपातिक, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आनुपातिक कर। क्या कहा जाएगा? आनुपातिक कर। अब इसका मतलब क्या है? चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, टैक्स की रेट बदलेगी नहीं। आपकी इनकम कितनी भी हो, टैक्स की रेट बदलेगी नहीं। अब आप सोच रहे हो बहुत बढ़िया, मैं 10 लाख कमा रहा हूं तो भी 1 लाख कट रहा है, और 20 लाख कमा रहा हूं तो भी 1 लाख कट रहा है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? चाहे इनकम कितनी भी हो, कर की रेट बदलेगी नहीं। रेट बोला है, दर बदला है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले 10 लाख कमा रहा था, 10 लाख कमा रहा था, और सरकार ने कह रखा था 10% लेंगे, तो इसका 10% कितना हुआ भैया? 1 लाख रुपए। कितना हुआ? 1 लाख रुपए। अब अगले साल में मैं 20 लाख रुपए कमाने लग गया साल के। मैं तो नहीं कमा रहा हूं, जो भी कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पर सरकार ने बोला टैक्स रेट नहीं बढ़ी है, टैक्स रेट तो उतनी की उतनी है, तो अभी भी मैं 10% ही दूंगा, पर अब टैक्स कितना जाएगा? 2 लाख रुपए, ठीक है। पहले 10 लाख पे 1 लाख जा रहा था, 20 लाख पे 2 लाख जा रहे हैं, पर टैक्स रेट उतनी की उतनी है, तो उसे क्या कहा जाता है? आनुपातिक। मतलब जितने अनुपात में आपकी बढ़ोतरी इनकम में हुई, उतने ही अनुपात में आपको टैक्स, मतलब 10 लाख और बढ़ गए तो 1 लाख आपको और टैक्स बढ़ गया। टैक्स की रेट को नहीं बदला कि नहीं भाई आप 20 लाख कमाने लग गए तो यार 20% दो, 25% दो, ऐसा नहीं। फिर तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं, तो फिर तीसरे में मुख्यतः ये होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, जब आपकी कर बढ़ा दिए जाएंगे, जब इनकम आपकी कम हो जाएगी, मतलब आपका कर बढ़ा दिया जाएगा और इनकम जो है वो डाउन जाती जाएगी। ये जनरली किसके समय में? ब्रिटिशर्स के समय में करा जाता था। इस प्रकार से 3 जो है कर लगाए जाते हैं। एक और चौथा भी होता है, पर वो आपको इतना यूजफुल नहीं है, वो डिग्रेसिव होता है। डिग्रेसिव में जनरली ये है कि जैसे जैसे आपका इनकम का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज होगा, टैक्स सरकार कम कर देगी, ठीक है, वो डिग्रेसिव में आ जाता है। तो ये 3-4 प्रकार के आय पर कर लगाए जाते हैं, इनकम पे टैक्स लगाए जाते हैं। ओके, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर कि जो हमारे जो 4 प्रकार के जो कर जो आय पे लगाए जा रहे हैं वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी जनरली जो कर है वो 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। करों के 2 प्रकार होते हैं, एक है अप्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स।
जितनी भी चीजें अभी आप लोग 11th की इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ना, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि आपने जिन टीचर से पढ़ा उन्होंने बताया या नहीं बताया, पर 10th में जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है 10th की इको में मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करी है। मैंने कर भी उनको एक्सप्लेन कराया, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर भी उनको बताया है। आयात प्रशुल्क क्या होता है, कोटा क्या होता है, व्यापार अवरोधक क्या है, ये सारे लाइसेंसिंग था क्या है, ऑलमोस्ट ज्यादातर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आज हम लोग 11th में यूज कर रहे हैं वो मैं 10th में 9th में बच्चों को पढ़ा करके आया हूं। पर इट्स ओके। पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम लोग 12th में इको पढ़ेंगे, जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे होंगे, तो मुझे फिर वापस एक्सप्लेन ना करना पड़े प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इन फ्यूचर नए स्टूडेंट जुड़ेंगे और हो सकता है कि उनको नहीं पता, अपन एक्सप्लेन करेंगे। पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं उनको नेक्स्ट सेशन में पता रहे कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यवसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। देखो, व्यक्तियों की आय पर लगाया जाएगा, व्यक्तियों की आय पर जो लगाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयकर कहेंगे। क्या कहेंगे, आयकर, इनकम टैक्स कहेंगे। और व्यावसायिक उद्यमों पर, व्यावसायिक उद्यमों का मतलब क्या हो गया, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है उन पर लगाया जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा निगम कर, निगम कर कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। निगम कर यहाँ पे कोई नगर निगम वाला नहीं है, ठीक है, कि सड़क पे कोई टैक्स लगा दिया ऐसा। ये निगम कर क्या होता है कि एक लेवल पर आने के बाद, एक लेवल के लाभ पर आने के बाद कुछ परसेंटेज आपको उस लाभ का भी सरकार को देना होता है। जनरली आप अपने इनकम का तो दे ही रहे हो भाई, आज मैं किसी कंपनी का मालिक हूं तो मेरी इतनी इनकम है तो मैं इतनी इनकम का दूंगा ही, उसमें नो डाउट। पर एक लेवल पे प्रॉफिट आपको इतना हो रहा है, करोड़ों में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कुछ परसेंट अगर देश को समर्पित कर देंगे तो कोई घट नहीं जाएंगे। तो कुछ परसेंट तक पहुंचने के बाद, उस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो परसेंटेज है वो लाभ का सरकार को देना पड़ता है, जो कि किस में आ जाता है, प्रत्यक्ष कर में आ जाता है। और अप्रत्यक्ष कर की अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। अब 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर, एक एक इंडिविजुअल आय पे जो कर लगाए गए उनमें निरंतर कमी करी गई। वैसे मैं आपको बताता हूं, हमारा जो टैक्स सिस्टम है ना, हम लोग बहुत बार टैक्स पे करते हैं। बहुत बार टैक्स कैसे पे करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूं, जैसे आज हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं तो पहले तो आपको उत्पादन पर भी कर, जैसे वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लग रहा है वो टैक्स भी दूंगा। उसके बाद अब जितना पेमेंट, जैसे आज मुझे जो भी पेमेंट यहाँ से लन एंड शेयर से मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी कंपनी से पेमेंट मिल रहा है, उस कंपनी ने जो भी चीज का वो वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रही होगी उस पर ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे दिया है, सरकार को टैक्स दे दिया। और जितना उसको इनकम हुई कंपनी को, उस पर भी सरकार को टैक्स दे दिया। परंतु उस इनकम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मेरे पास जितना भी पैसा आएगा, अब उसमें भी मुझे पर्सनली भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सरकार के पास 2 से 3 बार तक टैक्स पहुंचता है। और फिर हम जब उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का जब हम लोग उपभोग करते हैं तब भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो एक तो उत्पादन के स्तर पर टैक्स दे दिया, दूसरा इनकम का जब वितरण करा और हमारे पास इंडिविजुअल इनकम आई तब हम लोगों ने टैक्स दे दिया, और फिर तीसरा जब हम लोग उपभोग कर रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उस पर भी हम लोगों ने टैक्स दे दिया। तो टैक्स हम लोग बहुत बार देते हैं, ठीक है, परंतु भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो ईमानदारी से पूरा टैक्स भरते हैं, ठीक है। पूरा ईमानदारी से टैक्स सभी लोग नहीं भरते, और जो भरते हैं वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट भरते हैं। वो अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं भर रहे हैं और कैसे नहीं भर रहे। व्यक्तिगत आय पर जो लगाए गए कर थे उनमें निरंतर सरकार ने कमी करी। 1947 से 1991 तक सरकार ने कोशिश यही रही कि जो अच्छा कमा रहा है उस पर अच्छे कर लगा दी जाए। अच्छा कमा रहा है तो अच्छा पैसा सरकार देश को दे सकता है। परंतु 1991 के बाद निरंतर कर में, टैक्स में निरंतर डे बाय डे कमी आती गई कि एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम पे जो कर लग रहा है, जो टैक्स लग रहा है, उसको कम कर दिया जाए। वो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। क्यों होगा, देखिए, इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। कर वंचन होने का मतलब क्या है, कर देने से बचा जाता है, कर देने से बचा जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कि भाई मैं साल के 10 लाख कमा रहा हूं, मान लीजिए, मैं नहीं तो कोई व्यक्ति है जो साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब सरकार उसको ये बोले भाई 20,000 रुपए साल का टैक्स देते, 20,000 रुपए साल का टैक्स दे देगा यार। 10 लाख कमाने वाला 9,80,000 तो हाथ में आ रहे हैं ना, वो दे देगा। पर उसको ये बोले कि नहीं भैया तू 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, 2 लाख रुपए तू सरकार को टैक्स दे दे, 2 लाख रुपए तो सरकार को टैक्स दे। तो यार 2 लाख दूं, कमा मैं रहा हूं और 2 लाख सरकार को दे दूं। तो जब ज्यादा टैक्स होता है ना, तो क्या होता है, लोग बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी कम इनकम दिखाएंगे,
टैक्स देने से बचेंगे, सीए के पास जाएंगे, बोलेंगे सर कैसे भी करके बस मुझे टैक्स देने से बचा लो। तो ज्यादा कर होता है ना, जब ज्यादा कर की दरें होती है तो टैक्स क्या है, लोग कम भरते हैं, कर वंचन करने की कोशिश करते हैं, कर से बचने की कोशिश करते हैं। तो सरकार यहाँ पे चाहती थी कि अगर हम लोग टैक्स की रेट को कम कर देंगे तो ज्यादा लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भर देंगे कि यार इतना ही तो देना है, दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों का बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। अब ये व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि अगर करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो, अगर हम लोग कर की दर ज्यादा अधिक ऊंची नहीं रखेंगे तो बचतों को भी बढ़ावा मिलता है। बचतों को बढ़ावा मिलने का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक तो पहली बात तो इसके 2-3 फायदे होंगे। पहला तो लोग टैक्स टाइम पर दे देंगे, जब कर की दर ऊंची नहीं होगी तो लोग टैक्स टाइम पर देंगे। दूसरा, लोग क्या है, बचत को बढ़ावा देंगे, बचत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बचत बढ़ाने की कोशिश क्यों है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, 10 लाख में से सिर्फ 20,000 ही तो सरकार ले रही है, 9,80,000 तो आपके पास ही है ना। उन 9,80,000 में से लोग बचाने की कोशिश, क्योंकि 2 लाख जहां पे सरकार को दे रहे थे, अगर मान लो 20,000 ही ले रही है तो 1,80,000 तो अब आपके पास बच ही रहा है ना, तो वो बचत में आ जाएगा। तो बचतों को भी बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं, वो ईमानदारी से बता देते हैं। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से बता देंगे, देखो भाई सीधी सीधी बात है सरकार, भैया मैं इस साल के इतने कमाता हूँ और इतना टैक्स मैं आपको पे करता हूँ, क्लियर बात है। क्योंकि उसको पता है बहुत कम टैक्स सरकार ले रही है, तो इसमें भी हम नाटक करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो कम टैक्स देने में लोग भी नाटक नहीं करते। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अब जो निगम कर कॉर्पोरेशन जो टैक्स है उसकी जो दर पहले बहुत ज्यादा थी, अब उसको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे कम कर दिया गया। ये बात हो गई हमारे प्रत्यक्ष कर की। अब आ जाइए अप्रत्यक्ष करों पर। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तु और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। अब जो अप्रत्यक्ष में किस पर आ जाएगा, वस्तु और सेवाओं पर जो कर लग रहा है। आप कोई वस्तु कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, आप कोई सेवा ले रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये सेवा है, इस पर भी टैक्स भरा जा रहा है, इस पे भी टैक्स होता है, ये सेवा हो गई। ठीक है, आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पे वो सेवा मिल रही है, उस पे भी टैक्स दिया जाएगा। तो वस्तु और सेवाओं पे जो लगाए गए कर, उन सब में भी सुधार करने की सरकार ने कोशिश करी, जिससे कि एक साझे राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे एक नेशनल लेवल पे एक बाजार की रचना करी जा सके। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये लिख लीजिए आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। साफ साफ पता चल रहा है वस्तु और किस पे लगाया गया है, सेवाओं पर कर लगाया जाता है। देखिए 2016 से पहले क्या है कि अलग अलग प्रकार से टैक्स लगा करते थे, जैसे कि वेट लगा करता था, इस प्रकार के टैक्स लगा करते थे। और जैसे कभी किसी राज्य में है तो उसमें यहाँ पर इतना वेट ऐड होगा, कहीं पर किसी में इतना वेट होगा, तो वो बहुत एक जटिल प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं। तो उस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2016 में सरकार ने क्या करा, एकीकृत एवं सरल बनाना। एकीकृत का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी राज्य में जाओ, कहीं पे जाओ, आपको एक ही टैक्स होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, 10,000 का सामान है, टोटल आपसे उसने लिए 10,500। अब वो 500 रुपए आपके हैं, वो 500 रुपए किसके टैक्स के हैं, 500 रुपए टैक्स के हैं। पर इस 500 रुपए में साफ साफ बता रखा है, सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि भैया 300 जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, 200 मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, और मान लीजिए आधा आधा कर लेंगे, 250 सेंटर को, 250 स्टेट को, ऐसा उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब एकीकृत हो गया, बार बार में आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, अब आपको एक बार में ही टैक्स देना पड़ता है। आप जब भी एक सामान खरीदो उस सामान पे आप टैक्स भर देंगे और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरकार में। इसी को हम लोग जीएसटी कहते हैं। 2016 में आया था, ये 1 जुलाई 2017 को इसको लागू करा गया था। बिल्कुल रात में राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों ने बिल्कुल रात के 12 बजे आकर के इस जो बिल्कुल एक नया जो टैक्स व्यवस्था इसको लागू करा था। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा थी। तो अब इससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने का था कि भाई सरकार को अगर हम एक व्यवस्था रखेंगे और बिल्कुल सरल व्यवस्था रखेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो अतिरिक्त आय प्राप्त होने की,
कर वंचन कम होने की, कर से जो लोग बच रहे हैं वो कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसका नारा भी रहा, वन नेशन वन टैक्स, एक देश है तो एक प्रकार का टैक्स, अलग अलग प्रकार का टैक्स क्यों लगा रहे हो, और एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हो गया, अब पूरा बाजार एक हो गया। ठीक है, अब सबको पता है टैक्स कौन सा लगता है, जीएसटी, सबको पता है टैक्स कौन सा लगेगा, जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी टैक्स लगा दे जिसमें पूरे देश में एक प्रकार का ही टैक्स लगेगा और वो पूरे एक बाजार का निर्माण हो जाता है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। अब करदाताओं के लिए, करदाता का मतलब क्या हो गया, टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करने वाले हैं, जो टैक्स देने वाले हैं। ठीक है, दाता कौन होता है, देने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं, जो एक वो गीत भी स्कूलों में गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, तो करदाता, दाता कौन होता है, देने वाला होता है। तो करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। बहुत सी बार तो हम लोग कानून के नाम से डर जाते हैं, अरे यार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। सरकार ने उसको ईजी बना दी, कोई बात नहीं, आप इतना सा फॉर्म भरिए और आप पेमेंट हो जाएगा आपका। तो कानून की जो विधियां हैं, जो प्रक्रिया है, उनको भी सरल बनाया गया, और जिससे कि कर की दरों में पर्याप्त रूप से कमी करेगी। तो दोनों काम इजी करे गए, कर भी कम करा गया, कर की रेट कम कर दी गई, और इस कर को डिपॉजिट जो कराने की जो है वो प्रक्रिया भी है वो भी आसान कर दी गई, उसकी जो जटिलता है उस जटिलता को भी कम कर दिया गया। चलिए, तो यहां तक हमारी जो पूरी कहानी थी वो करों के ऊपर थी। ठीक है, सरकार कितना कर लगाती है, क्या लगाती है, पूरा मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक मैंने आपको समझा दिया है, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विदेशी विनिमय सुधारों की तरफ। विदेशी विनिमय सुधार, विनिमय, देखिए विनिमय है, अब क्या है, आज एक्सचेंज आया, विदेशी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कुछ सरकार लेकर के आई है, वो क्या है जानते हैं। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। ओके, 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। देखिए, अब विदेशी विनिमय बाजार का मतलब क्या है कि यहां पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसको कहा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, बाजार जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसमें क्या है कि भैया कौन सी जो करेंसी है, कौन सी करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, मतलब कौन सी करेंसी की कितनी डिमांड हो रही है पूरी दुनिया में और कितनी उसकी सप्लाई हो रही है, इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ कि भारत ने अपने ही रुपए का क्या कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, मतलब अपने ही रुपए की वैल्यू गिरा दी। अब अपने ही रुपए की वैल्यू गिराने का मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए कि $1 की तुलना में हमारी कीमत 40 रुपए थी, $1 की तुलना में हमारी कीमत 40 रुपए थी। अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे 40 रुपए देने होंगे, परंतु सरकार ने बोला अब $1 60 रुपए का होगा। सरकार ने बोला $1 60 रुपए का होगा। अब मुझे भारतीय को अगर $1 खरीदना है तो क्या होगा, 60 रुपए देने होंगे। परंतु यह भारतीयों के हित के हिसाब से नहीं था, यह था कि बाहर से जो लोग आए, बाहर से अगर जैसे मान लीजिए मैं इंडिया जा रहा हूं, मैं कंपनी लगाना चाहता हूं, पर कंपनी लगाने के लिए तो मुझे तो इंडियन करेंसी की तो जरूरत होगी, वहां के मजदूर, वहां का एम्प्लॉय, सबके सब जो मांगेंगे वो इंडियन रुपी मांगेंगे। तो मैं वहां पर गया, मैं पहले अगर मान लीजिए नीतियों के सुधार से पहले मैं $100 लेकर के गया तो मेरे पास 4000 रुपए आए, परंतु मैं जब इन नीतियों के सुधार के बाद गया तो उन्हीं $100 में मेरे पास कितने आए बच्चों, 6000 रुपए आए, मतलब मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही करा गया था कि भाई हम हमारे रुपए की जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं, हम हमारे रुपए की वैल्यू को डाउन कर देते हैं, आप आइए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उत्पादन करने की कोशिश करिए। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो भारत में आकर निवेश करें, निवेश करने के लिए उनको मुद्रा कन्वर्ट करानी पड़ी, और मुद्रा जब कन्वर्ट कराई तो उनके पास खूब जो फॉरेन करेंसीज हैं वो खूब हो गई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकार नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल करी गई, और यहां पर विदेशी विनिमय बाजार में रुपए का जो मूल्य निर्धारण है कि भाई रुपए की कितनी वैल्यू कौन सी करेंसी के साथ कितनी चलेगी, ये भी पूरा का पूरा किस पे छोड़ दिया गया, बाजार पे छोड़ दिया गया, सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त करा दिया गया कि डॉलर की तुलना में रुपए की कितनी वैल्यू होगी, यूरो की तुलना में रुपए की कितनी वैल्यू होगी, दूसरी जो करेंसीज है उनकी तुलना में रुपए की कितनी वैल्यू होगी। ये सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करेगा, मार्केट में रुपए की कितनी डिमांड है, ज्यादा डिमांड है
तो ऑफकोर्स ही बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और अगर डिमांड कम है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू जो है वो कम रहेगी। जैसे कि डॉलर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो डॉलर इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है वो माना जाता है। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। अब तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाजार में ही हो रहा है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ बाजार, मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है उस हिसाब से। अब बात करते हैं व्यापार और निवेश नीति सुधार। व्यापार को लेकर के और निवेश नीतियों को लेकर के भी सरकार ने कुछ सुधार करे। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। देखिए, अब औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए 2-3 बातों को यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला तो औद्योगिक उत्पाद, जितने भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है वो, विदेशी निवेश, ठीक है, बाहर से लोग हमारे देश में आकर के निवेश करें वो, और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कंपटीशन कर पाए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्था को क्या करा गया है, उदारीकरण करा गया है। मतलब बाहर के लोगों के लिए मार्केट पूरा खोल दिया गया है कि इंडियन मार्केट आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए और यहाँ पे निवेश करिए। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता। 1991 से पहले तक जब पूछा गया कि आप एलपीजी क्यों नहीं लेकर के आते, आप उदारीकरण क्यों नहीं करते, तो हम बार बार में यही कहते थे कि हम हमारे यहाँ के लघु उत्पादकों को संरक्षित कर रहे हैं। परंतु 1991 में आकर के सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम लोगों ने कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाया तो ये लोग कभी भी अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मान लीजिए आप क्लास में एक ही बच्चे हैं तो आप सोचेंगे हाँ मैं ही टॉपर और मैं ही बैक बेंचर, सब कुछ मैं ही हूँ। पर जब वहाँ में 20 बच्चे बैठे और 20 में से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार मेरा तो जो है ना परफॉर्मेंस थोड़ा इस बार खराब हुआ है, उसके 19 आए, मेरे 18 आए, मेरे क्यों नहीं आए, मेरा हाईएस्ट मार्क्स क्यों नहीं है। कंपटीशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम हमारी क्वालिटी को सुधारेंगे नहीं। तो क्वालिटी को सुधारने के लिए जरूरी है कि कंपटीशन बढ़ाया जाए। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो स्थानीय उद्योगों की जो कार्यकुशलता वो सुधरेगी और आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वो लोग उसको अपनाएंगे। उसको अपनाने के लिए भी सरकार ने प्रोत्साहित करा, सस्ती दरों पर उनको बैंक लोन दिलाया, ठीक है, टेक्नोलॉजी खरीदने में सरकार ने मदद करी। इस प्रकार भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। देखिए, अब भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए, अगर आप पहले का देखें, जो इंटरनल हमारे जितने भी उद्योग है उनको बचाने के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखना, ठीक है, हमें इतना आयात करना है, इतना नहीं करना, उसको सीमित कंट्रोल सरकार ने कर रखा था कि इससे ज्यादा ना तो हम मंगवाएंगे और इससे ज्यादा ना हम लोगों को चाहिए, जिसमें आयात प्रशुल्क और कोटा लगा करके सरकार कंट्रोल कर रही थी। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। तो आयात पर कड़े नियंत्रण, बिल्कुल भी हम सामान नहीं मंगवाएंगे, मंगवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रशुल्क लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स हम लोग लगा रहे हैं। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवृद्धि दर कम हुई। तो अब ये नीतियां क्या है, जो कुशलता है, जो एक्सपर्टनेस है उसको कम करा, स्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम करा, इस क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में जो विनिर्माण उद्योग की जो संवृद्धि है, हमारे जितने उद्योग है जिनकी संवृद्धि दर है, जो ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत कम थी, बहुत धीरे धीरे वो ग्रोथ कर पा रहे थे। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य। ये जितने भी व्यापार नीति हम लोगों ने अपनाई, इनके सुधार के लक्ष्य क्या थे, इनके क्या सुधार के इनके लक्ष्य क्या थे, क्यों करेंगे। पहला, आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। इसका पहला लक्ष्य यही था कि आयात और निर्यात पर हम लोगों ने जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करने का इन द सेंस आयात शुल्क परिशुल्क नहीं लगाया जाएगा, कोटा नहीं लगाया जाएगा, जो भी आयात आने पे जितनी भी समस्याएं आ रही थी उन सारी समस्याओं को दूर कर देना। प्रशुल्क दरों में कटौती, और कभी कभार अगर मान लो कि हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हमें लगाना है, व्यापार अवरोधक लगाना है, तो प्रशुल्क लगाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत कम कर देंगे। आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, और अब आयात कोई भी, अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आ रही है और उसमें हम लोग लाइसेंस लगा रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उद्योगों को उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कोई हानिकारक कोई वस्तु है, ठीक है, कोई पर्यावरण संबंधी, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज है, उनको छोड़ करके सब कुछ पे क्या है, लाइसेंस फ्री कर दिया कि किसी को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, 6-7 उत्पादकों को छेड़ दिया था, छोड़ करके 6 उन प्रोडक्ट को छोड़ करके सरकार ने सबके लिए लाइसेंस फ्री कर दिया। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिए गए। मात्रात्मक प्रतिबंधों का मतलब ये हो गया कि कितनी क्वांटिटी मंगानी है, कितनी हम क्वांटिटी मंगा रहे हैं, 100, 200, 300, वो प्रतिबंध भी अब हटा दिए।
भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उनको निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया कि भाई आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको कुछ शुल्क पे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री कर दिया। मतलब सरकार अब बहुत ज्यादा उदार हो चुकी है कि बस सरकार ये चाहती है उत्पादन करो और जितना तुम लोग बाहर भेज सकते हो, जितनी जीडीपी में ग्रोथ कर सकते हो उतनी ग्रोथ करो, और ग्रोथ करने के लिए हमारी जो भी हेल्प सहायता चाहिए हम आपकी सहायता करेंगे। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। उदारीकरण जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में निजीकरण, नवरत्न, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे चल रहे हैं अपने लेक्चर। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी आप कोई किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का, तो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ वो जो भी हो आप मुझे सजेस्ट करिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।